नमस्कार दोस्तों, आज कोरोना द विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीके लियाला आपको जो है आज एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित एक टॉपिक ये जिसमें आपको परीक्षा में हमेशा आता रहता है, परीक्षा में हमेशा जी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, इसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। देखिए ये जो दो विधि है, सीटेट में भी आता ही आता है। सीटेट में 2, 3, 4 सवाल हमेशा आता है परीक्षा में, और आपको नेट जेआरएफ में आता है। नेट जेआरएफ के जो पेपर फर्स्ट है जिसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें तो आता ही है। केवीएस और एनबीएस में भी आता है, और जो डीएसएसबी के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है, जो पार्ट्स है, उसमें भी आता है। मतलब ये जो टॉपिक है बहुत सदाबहार टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से आता है, लेकिन हम लोग इसको संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। ये है क्या एक्चुअली में आगमन और निगमन विधि। देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो से ही समझाया था आपको कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर स्टूडेंट्स दोनों के बीच में क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और दोनों के बीच एक प्रक्रिया शुरू होती है, उसको बोलते हैं टीचिंग प्रोसेस। लेकिन टीचिंग प्रोसेस जो शुरू होता है कोई ना कोई मेथड पर आधारित होता है, कोई ना कोई टीचिंग मेथड पर आधारित होता है। और टीचिंग मेथड्स 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है टीचर सेंटर होता है, और एक आपका चाइल्ड सेंटर होता है। 2 मेथड होते हैं, एक टीचर सेंटर, एक चाइल्ड सेंटर मेथड होता है। तो जो चाइल्ड सेंटर मेथड में भी कई मेथड होते हैं, कई तरीके होते हैं। उसमें एक मेथड आपको आगमन विधि और एक निगमन विधि है, जिसे हम इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। अब दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों में समानता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम में हमेशा इससे सवाल आता रहता है, तो इसको चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चीज समझते, बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे इसको, आगमन विधि, निगमन विधि। देखिए पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा ये, और आप सब्सक्राइब जो बटन है नीचे आपके, उसको आप बटन को दबाइएगा ये, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो और भी मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी इसमें से। चलिए हम लोग सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए आगमन विधि का जो पहला जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं उसको समझने का, कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। इसके जो इनिशियल जो फाउंडर माने जाते हैं, जो आदि जो प्रवर्तक हैं इसके, वो है अरस्तु है। लेकिन इस विधि को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का और आगे बढ़ाने का और स्थापित करने का जो काम किया वो है बेकन महोदय ने। बेकन महोदय ने शुरू किया था, जो मध्यकालीन यूरोपीय जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो देते हैं ये विचार। आपको सर परीक्षा में आएगा तो क्या मारेंगे, परीक्षा में या तो अरस्तु देगा आपको या तो बेकन देगा। लेकिन मैंने आपके एग्जाम में देखा है ये मोस्टली बेकन देता है, लेकिन ऑप्शन में अरस्तु नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगर अरस्तु देगा बेकन देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो अरस्तु को मारिएगा, ठीक है जी। लेकिन अब तक एग्जामों में सिर्फ दोनों में से कोई एक दिया है। सबसे ज्यादा सवाल बेकन से पूछा है, बेकन दिया है ऑप्शन में, क्योंकि इसको वैज्ञानिक रूप से जो स्थापित किया गया आगमन विधि के रूप में, वो beacon ने स्थापित किया था। अब आते हैं निगमन विधि का। इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु हैं। अरस्तु यूनानी फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, और मनोवैज्ञानिक भी बहुत बड़े थे। हर विषय के ज्ञाता ये लोग, ये अरस्तु। चलिए अब इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं।
आगमन विधि का जो दूसरा नियम है ये क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है, उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक इसका उल्टा है ये, मतलब सिर्फ विपरीत विचारधारा। ये क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि को नियम से उदाहरण की ओर। ठीक इसका उल्टा विचार। अब अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो ये अपने आप समझ जाएंगे, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये राइट, ये समझ में आ रहा है सबको सही ढंग से चीजें ये। अब देखिए तीसरा पॉइंट समझते हैं, जो उदाहरण है। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण आपको दिखता है। हम बच्चों को क्या करते हैं, तरह तरह के उदाहरण देके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें बच्चे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो हमें उदाहरण देके पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्पल देके पढ़ाना चाहिए, ये आसपास की दुनिया से उदाहरण देके पढ़ाना चाहिए। और उस उदाहरण के आधार पर क्या करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, कोई नियम स्थापित करना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही नियम बना दीजिए, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि उदाहरण क्या होता है, बच्चों को दिखता है, मूर्त होता है, कंक्रीट होता है ये। तो बच्चे को उदाहरण के द्वारा बताएंगे तो बच्चे के मन में फिगर बनेगा उस चीज का, और फिगर बनेगा चीजों को समझेगा। लेकिन जब आप पहले नियम बताएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में क्या पढ़ाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, यहां तक दिख रहा है सबको ये चीजें। अब आइए, उदाहरण को क्या हम दृश्य लिख सकते हैं। दृश्य का मतलब क्या होता है, दिखना, दिखता है, जो हमें व्यवहार में दिखता है उसे क्या हम दृश्य कह सकते हैं। तो कह सकते हैं दृश्य से नियम क्या दिखता है आपको, तो नहीं दिखता है, तो क्या कहेंगे, दृश्य से अदृश्य की ओर। ठीक है जी, परीक्षा में पूछा है आपको कि दृश्य से अदृश्य की ओर, ये किसका सिद्धांत है, आगमन विधि का। ठीक उल्टा जाइए आप, तीसरा में नियम दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो क्या लिख सकते हैं, अदृश्य। और उदाहरण क्या दिखता है, हाँ दिखता है, तो क्या लिख देंगे, दृश्य। नियम बन गया एक तरह से आपका। चौथा पॉइंट, दृश्य से अदृश्य की ओर, उदाहरण दृश्य। अब देखो दृश्य क्या है, दिख रहा है, कहां दिखता है, व्यवहार में दिखता है, प्रत्यक्ष में दिखता है। तो क्या हम प्रत्यक्ष लिख सकते हैं, दृश्य के बदले में लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष से अदृश्य नहीं दिखता है, तो क्या अप्रत्यक्ष लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसे कैसे लिख सकते हैं, अदृश्य क्या होता है, दिखता नहीं है, तो इसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। और दृश्य क्या दिखता है, इसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। नियम बन गया, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, एक चीज याद है, सब अपने आप नियम बनते जाएगा। आपको दम नचा देंगे इसमें। देखिए कैसे चल रहा है आपका पांचवा पॉइंट। देखिए आपका प्रत्यक्ष क्या है, दिखता है। क्या इसे हम इसे लिख सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। इंग्लिश में एक बार क्या बोलते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त माने क्या होता है, जो दिखता है। छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, पहले मूर्त चीजें दिखाएंगे तब अमूर्त की ओर। इसलिए आपने देखा होगा ये जो भी किताबें लिखी जाती है छोटे बच्चों का, उसमें क्या करते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है आप लोगों सभी को। तो इसमें क्या लिखेंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर। अभी यूपी टेट का परीक्षा हुआ था, उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा था। एनसीईआरटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा था ये, और सीटेट में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से
मूर्त की ओर। क्या हम ज्ञात से अज्ञात की ओर लिख सकते हैं? प्रत्यक्ष क्या होता है? ज्ञात, जो दिखता है, जिसके बारे में जानते हैं। नो टू अननोन। क्या इसे हम अज्ञात से ज्ञात की ओर लिख सकते हैं? सॉरी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। कोई चीज याद करने की जरूरत पड़ी? 6 पॉइंट आपके हो गए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्लियर चीजें? जी। 7वां पॉइंट हम लोग, आपको यहां तक दिख रहा है कि नहीं? ये हम लोग क्या करेंगे? उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर। हम लोग क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं छोटे बच्चों को, छोटे छोटे उदाहरण देते हैं और उससे क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। निकालते हैं कि निकालते हैं? बच्चों को बताते हैं ना, देखो राम एक मनुष्य था, वो भी मर गया। सोहन एक मनुष्य था, वो भी मर गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे उदाहरण दे रहे हैं और उसके आधार पर क्या कर दिया हमने? एक बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया कि जो भी मनुष्य होगा सभी क्या होगा? मरणशील होगा। तो क्या हुआ? निष्कर्ष। तो छोटे बच्चों को पहले क्या करना चाहिए? पहले उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद निष्कर्ष देना चाहिए। इसमें कहा लिख सकते हैं? निष्कर्ष से उदाहरण की ओर। देखिए 7 पॉइंट हो गया। अभी तो शुरुआत है ये, अब देखो सारा पॉइंट आपके सामने आएगा। तो उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, निष्कर्ष से उदाहरण की ओर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये पहला देखिए, प्रवर्तक कौन है? अरस्तु, आदि प्रवर्तक। उसके बाद बेकन महोदय। यहाँ क्या है? प्रवर्तक अरस्तु महोदय हैं। ये उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण। जो उदाहरण होगा वही दृश्य होगा, वही दृश्य होगा वही प्रत्यक्ष होगा, जो प्रत्यक्ष होगा वही मूर्त होगा, जो मूर्त है, जो ज्ञात है, जो ज्ञात है उदाहरण है। ऐसे याद रखिए। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? एक ही नियम से सब चल जाएगा। छोटे बच्चों को उदाहरण से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे मन में वही चीज सीखते हैं क्योंकि मन में उनको फिगर बनता है, और फिगर क्या बनता है? उदाहरण। ठीक है, अब देखिए 8वां पॉइंट से समझाते हैं फिर आपको। ये छोटा सा टॉपिक है आपका, लेकिन बहुत काम का टॉपिक है जो आपको देखना है ये आपके एग्जाम में। ये साइकोलॉजी का दूसरा क्लास है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का, और भी इसमें क्लासेस आपको मिलेंगे आपको। देखिए 7 पॉइंट हो गए थे, 8 पॉइंट। क्या स्थूल से सूक्ष्म की ओर लिख सकते हैं क्या? अभी हमने क्या बताया था? उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? दिखता है, और दिखने वाली चीज को एक शब्द बोलते हैं स्थूल। स्थूल में होता है ठोस। जो मूर्त होता है, जो ठोस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्थूल बोलते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहां क्या लिखेंगे? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। 9 पॉइंट। ये क्या हम विशेष से सामान्य लिख सकते हैं? पार्टिकुलर टू जेनरल, पार्टिकुलर टू जेनरल। अब कैसे कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं आपको। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उदाहरण देके, मतलब अलग अलग उदाहरण देते हैं। अलग अलग क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। अलग अलग उदाहरण के आधार पर ये एक क्या करते हैं? एक सामान्य, सामान्य में होता है जेनरल, यूनिवर्सल। एक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने एक नियम बनाते हैं। जैसे मैंने बताया, राम को मरते हुए देखा, सोहन को मरते हुए देखा, गुड़िया को मरते हुए देखा, सबको मरते हुए देखा। तो हम अलग अलग उदाहरण के आधार पर बच्चों, ये अलग अलग क्या है? अलग अलग को ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, पार्टिकुलर कहते हैं।
ये व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, बड़ा निष्ठ कर देते हैं, सामान्य यूनिवर्सल निष्ठ कर देते हैं। तो विशेष से सामान्य की ओर, और यहां क्या बोलेंगे, सामान्य से विशेष की ओर, यूनिवर्सल टू जनरल, ये यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर, ये आप यहां हो जाएगा। 10वां पॉइंट, ये विशेष से समान, सामान्य से विशेष। क्या हम लिख सकते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर। जब छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो क्या रहते हैं उनके मन में, अनिश्चितता रहती है। उनके मन में जो विचार होते हैं वह स्पष्ट नहीं होते हैं। जब हम तरह तरह के उदाहरण देते हैं उसमें अनिश्चितता नहीं रहती है, निश्चितता रहती है, इंडिफिनिट होता है। जब हम अलग अलग उदाहरण के आधार पर समझाते हैं तब एक निष्कर्ष निकलता है, यानी निश्चित विचार बनता है। तो अनिश्चितता से निश्चित की ओर, इसमें क्या लिखेंगे, निश्चित से अनिश्चितता की ओर। ये तो आपका इस तरह से है इसमें। फिर हम क्या, और आप जानते हैं आगमन विधि कौन से विषय में प्रयोग होता है, मतलब अगर आदर्श रूप में देखा जाए आगमन विधि किस विषय में प्रयोग होता है। आगमन विधि के जितने भी उदाहरण पढ़ा ये सब एक ही विषय में लागू होता है, वो है विज्ञान में। क्योंकि वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अलग अलग उदाहरण पर ये निरीक्षण, परीक्षण, जांच पड़ताल करते हैं। तो आगमन विधि का जो आदर्श विषय है वो क्या है, विज्ञान है। और जो निगमन विधि होता है इसका जो आदर्श विषय है वो है गणित, मैथमेटिक्स। क्योंकि गणित में क्या होता है, पहले विचार आता है और उन विचारों के आधार पर हम उदाहरण समझाते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले हम लोग नियम बताना पड़ता है, तब उसे अलग अलग उदाहरण समझाते हैं। आपको जो 12 पॉइंट है वो मैं समझाना चाहता हूं। ये आगमन विधि छोटे बालक के लिए, मतलब 1 से 5 और 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए प्रयोग होता है। जो लोग सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे केवीएस एनवीएस का तैयारी कर रहे होंगे, आंख मूंद के आगमन विधि लगाएंगे। क्योंकि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, आगमन विधि से। क्यों, क्योंकि उदाहरण द्वारा बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और उदाहरण की बात कौन करता है, आगमन विधि करता है। और निगमन विधि में ये जो होगा बड़े क्लास के बच्चों के लिए है, 9th 10th 11 12 कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जो भी है, क्योंकि हम वहां पर लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो ये था आगमन और निगमन विधि में, लेकिन दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर आधारित भी हैं। ठीक है। तो फिर से आप समझ लीजिए चीजों को, ये कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगमन विधि सबसे बेस्ट है। आगमन विधि टिक आउट लगाइएगा। और निगमन विधि, परीक्षा में आपसे सवाल कैसे आता है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का सिद्धांत है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का सिद्धांत नहीं है। तो यही 12 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट दे देते हैं और आपको फंसाते हैं इसमें से। तो चलिए इसको समझा दिया आपको। ठीक है, इसी तरह क्लासेस आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।